वेलकम टू कर्मा स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएशन चलता है, ठीक है, यानी अवकलन, उस अवकलन के बाद में उस अवकलन के अनुप्रयोग चलते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलनों के अनुप्रयोग पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो मेन उसके अंदर आता है पार्ट पहला, वो आता है कि राशियों में जो परिवर्तन हो रहा है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी राशियों में परिवर्तन की दर कैसे फाइंड की जाती है, तो वो अवकलन के जरिए करते हैं। तो अवकलन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मीन्स क्या है कि यहाँ पर अवकलन का यूज हम करने वाले हैं और अवकलन के यूज से हम अन्य क्वांटिटीज क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे वहाँ पर हमें राशियों में कितना परिवर्तन हो रहा है, कोई ये बोल सकते हो कि कोई आपके पास गोला है, ठीक है, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके एरिया में कितना चेंजमेंट हो रहा है, तो वो जो चेंजमेंट की रेट है यानी परिवर्तन की जो दर है उसको फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। देन उसके बाद में जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसकी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारा इस चैप्टर के अंतर्गत, वो है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन। इसके जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है इस लेक्चर के अंतर्गत, यानी वर्धमान क्या होता है और ह्रासमान फलन क्या होता है, कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इसका बेसिक क्या है, वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं कि जो वर्धमान फलन क्या होता है और जो ह्रासमान, जिसे आप बोलते हो डिक्रीज फंक्शन, यानी वर्धमान को बोलते हैं हम इंक्रीज और ह्रासमान को बोलते हैं डिक्रीज फंक्शन। तो ये क्या होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होगी, कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो वो इस वीडियो के अंदर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पहले समझना होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज फंक्शन होते क्या है। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो हमारा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसे आप क्या बोलते हो, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। ये आपका टॉपिक है जिसमें आपको पहले समझना ये है क्या चीज। तो इसमें हमारे पास आता है वर्धमान, यानी जिसे आप क्या बोलते हो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीज का इंग्लिश में मीन क्या होता है, मीन्स इसका होता है इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, यानी इसके अंदर हमारे पास कुछ इस प्रकार से कुछ ग्राफ बोल सकते हो कि मैथ के अंदर तो इसके ग्राफ ही बनेंगे, हमारे पास फंक्शन है, हम फंक्शन के क्या पढ़ेंगे, हम ग्राफ पढ़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर कुछ क्वांटिटी शो होगी जिसमें हमें क्या होगा, कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। तो यहाँ से आप दूसरा यदि हिंदी के अंदर देखो तो वर्धमान, वर्ध का मतलब होता है वृद्धि होना, यानी किसी भी चीज में क्या हो रही है, वृद्धि। और यहाँ ह्रास का मतलब हो रही है हानि, यानी कोई ना कोई क्या हो रही है, कमी को दर्शा रहा है। और ये किसको दर्शा रहा है, वृद्धि को दर्शा रहा है, ये हानि को दर्शा रहा है। अब मतलब इसका मीन्स तो हमें समझ में आ गया कि भाई वर्धमान क्या होता है, ह्रासमान क्या होता है, इंक्रीज फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज फंक्शन क्या होता है। जरा इसको मैथमेटिकल टर्म में देखें कि ये कैसे डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि मैं आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में इसके डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो वर्धमान जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। मैंने कहा कि आपके पास कोई ग्राफ है कुछ, ठीक है, तो ग्राफ किस प्रकार से शो होता है आपको पता होगा कि ये आपके पास होती है एक्स लाइन, ठीक है, एक्सिस, और ये होती है आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोलना चाहूँ कि y में जो इंक्रीज हो रहा है, y में जो इंक्रीज हो रहा है वो x के इंक्रीज होने से हो रहा है। क्या हो रहा है, y में इंक्रीज कब होगा, जब x में इंक्रीजमेंट होगा। किस में होगा, x में इंक्रीजमेंट होगा
तो आपके पास क्या आने वाला है, वो फंक्शन क्या होने वाला है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है, यानी वर्धमान होने वाला है। यानी y के अंदर आपने कुछ बढ़ाया, ठीक है, तो वो कब बढ़ने वाला है, जब x के अंदर कुछ बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इधर x की वैल्यू क्या की, बढ़ाई आपने, x की ये जो लाइन शो कर रखी है इस पर आपने वैल्यू बढ़ाई, तो इधर y की वैल्यू भी बढ़ती गई, ठीक है। तो x की वैल्यू बढ़ाई और y की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, वर्धमान फलन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसको मैं लिखना चाहूँ मैथमेटिकल टर्म में, तो यहाँ पर पहले मैं ग्राफ शो करना चाहूँगा। तो इसमें आपके पास हमने सपोज किया कि हमारे पास कोई फंक्शन है, मैंने लेट किया कि y इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है f(x), ठीक है। तो मैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इस y की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि हम इंक्रीजिंग फंक्शन देख रहे हैं, यानी जो वर्धमान फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ को शो किया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, किसी भी y इज इक्वल टू f(x) हमने माना है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया, इस वक्र के ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिए हैं। एक पॉइंट ये मान लिया कि x के ऊपर यहाँ से है x1, यानी ये x1 पॉइंट लिया है मैंने, और इधर x के ऊपर ये आगे चल रहा है, तो हमने ले लिया ये x2 पॉइंट, यानी पहले वाला ये पॉइंट आया है आपके x के ऊपर, तो x1 ले लिया हमने, और आगे जो पॉइंट आया उसको x2 मान लिया। अभी y के ऊपर चले तो y के ऊपर कुछ इस प्रकार से है, यानी हमने जैसे जैसे x के अंदर क्या इसकी वैल्यू बढ़ाई वैसे वैसे इस y के अंदर की वैल्यू बढ़ रही है। तो y के अंतर्गत यहाँ पर आप ले सकते हो कि आपने x1 यहाँ पर वैल्यू रखी, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने वैल्यू x1 मानी, तो यहाँ पर आपने रखा f(x) है, यानी x के स्थान पर कितना आ रहा है, f(x1) हो जाएगा, यानी f(x1) इससे कब आ रहा है, जब आपने y को बढ़ाया, यानी इस पर क्या हो रहा है, y बढ़ रहा है, ठीक है। यानी x1 आपने पॉइंट देखा यहाँ पर, तो वो पॉइंट यहाँ पर आपने वैल्यू रखी, यानी f(x1) वो यहाँ पर y आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ f(x1), ये पॉइंट आपका क्या होगा, f(x1) होगी, इसकी डिस्टेंस यहाँ से। अब ये जैसे ये x1 के लिए है f(x1), वैसे x2 के लिए y के ऊपर, यानी y कितना बढ़ रहा है उसके लिए क्या आएगा, f(x2) आएगा, यानी हमने x के स्थान पर ये वैल्यू पुट की है जितनी जितनी हमने ली है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपको ये तो पता होगा कि x1 कम होगा किससे, x2 से, बिल्कुल राइट, क्योंकि पहले कम वैल्यू आएंगे, फिर आप धीरे धीरे क्या जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो वैल्यू को, तो वो आगे बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो x1 है वो लेस देन है x2 से, कौन, x1 है वो लेस देन होगा हमेशा x2 से, यानी उस तरफ आप चलते जाओगे तो वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। तो इससे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, इससे आपने निकाला कि f(x1) और f(x2) के बीच में क्या रिलेशन होगा, f(x1) और f(x2) वैल्यू कौन सी ज्यादा होगी, वो 2 वाली होगी। भाई यहाँ x1 ज्यादा है तो x2 वाली भी ज्यादा होगी, क्योंकि जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, देखो यहाँ से वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो फंक्शन इसका जो वक्र है वो आगे बढ़ता जा रहा है, यानी वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है। तो आपने ये शो कर दिया कि f(x1) लेस देन f(x2) है, यानी ये एक वैल्यू को बढ़ता हुआ हमें इस ग्राफ के अंदर शो हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे फंक्शन क्या होंगे, वर्धमान फंक्शन होंगे, क्या होंगे, वर्धमान, जिसे आप बोलते हो इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या होंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। यहां तक क्लियर। अब देखो आपके पास कुछ ग्राफ इस प्रकार के भी बनते हैं, मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ ग्राफ के जरिए। ये x लाइन है, ये आपकी y है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कभी कभी ऐसे ग्राफ आ जाते हैं कि वो हमेशा क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी वो कहीं पर भी डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। ये नहीं कि एक बार वो इंक्रीज हो गए फिर डिक्रीज हो गए, फिर इंक्रीज हो गए फिर डिक्रीज हो गए, ऐसे फंक्शन नहीं है।
कई कई फंक्शन हमारे ऐसे आते हैं कि जिसमें वो हमेशा क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे हम पोलिनोमियल के अंतर्गत बनाते हैं, पोलिनोमियल वाला आपका जो है हमने ग्राफ शो किया था, हमने जो भी फंक्शन आपके जितने भी होते हैं उनके टाइप्स हमने देखे हैं, उनके ग्राफ को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो आप प्लेलिस्ट से वीडियो रेफर कर सकते हो। तो जो पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल, हमने मान लिया कि स्क्वायर वाला यानी एक्स स्क्वायर के पावर में आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनाते हो आप कुछ इस प्रकार से इसकी वैल्यू आती है, यानी इस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है परवलय आकार का, इसमें होता है परवलय के जैसा ये। तो परवलय के जो भी ग्राफ बनते हैं उसमें वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, वैल्यू बढ़ती जाती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा वैल्यू क्या होती है, बढ़ती हुई जाती है। तो इस प्रकार से कोई फंक्शन आ जाता है जिसमें हमेशा वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो फंक्शन वर्तमान तो जरूर होगा लेकिन एक नाम जोड़ दिया जाएगा उसके पहले कि वो लगातार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, जरा वर्डों पर ध्यान देना, वो लगातार बढ़ रहा है तो उसे बोलेंगे निरंतर वर्तमान। उसे क्या बोलेंगे, निरंतर वर्तमान, यानी वो निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, निरंतर बढ़ रहा है यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, लगातार बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू कहीं पर भी क्या नहीं हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास था वर्तमान फलन के लिए। अब आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई जो वर्तमान फंक्शन होता है वो हमेशा वैल्यू वहां पर हमें बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, तो हमने लिखा कि भाई अक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा, यानी वाई इंक्रीज कब हो सकता है, जब अक्स इंक्रीज हो। बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर हमने देखा कि हमने ग्राफ के जरिए इसको शो किया कि x1 x2 हमने पॉइंट लेट के इस पर कोई भी दो हमारा जो कोई भी ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपके पास ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि x1 है वो लेस देन x2 से, यानी x1 कम है x2 से, यानी जो आगे पॉइंट आएगा वो हमेशा बढ़कर आएगा। तो इस पर हमारे पास जो फंक्शन में वैल्यू फाइंड हो रही है वो कैसी हो रही है कि f(x1) लेस देन f(x2), यानी यहाँ पर भी वो बढ़ता हुआ दर्शा रहा है। तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, वर्तमान फंक्शन है। ठीक है, अब वर्तमान से रिलेटेड ये दूसरा है निरंतर वर्तमान, यानी आपके पास फंक्शन आया ऐसा कुछ, तो ये बढ़ रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि वो बढ़ा है या फिर जरूरी थोड़ी है वो बढ़ रहा है, कहीं पर जाकर वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मतलब क्या है, निरंतर, यहाँ पर वो न बढ़ रहा है न घट रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी वो वर्तमान होगा। बट निरंतर वर्तमान क्या होता है कि वो हमेशा वैल्यू उसकी बढ़ती जाएंगी, हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी लगातार, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास मेन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो क्या निकलता है कि कोई भी फंक्शन हमारे पास आएगा, हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो वहां पर हम कैसे मैथमेटिकल टर्म में उसको सोल्व करें, कैसे उसको सोल्व करें कि वो वर्तमान फलन है या नहीं है, कैसे उसको प्रूफ करें। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये तो हमें समझने के लिए होता है कि कोई भी फंक्शन वर्तमान है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो वो ये कंडीशन है आपके पास, इतनी मेन कंडीशन है ये, और ये आपको ग्राफ और ये कंडीशन बस समझ में आनी चाहिए। अभी ये जो कंडीशन है हम इसके जरिए देखने वाले हैं ह्रास मान के लिए, तो वो हम अभी उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि जो वर्तमान फलन होता है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कंडीशन नोट करवा देता हूँ कि वर्तमान फलन के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है जो वर्तमान होता है, कैसे हमें पता चलता है, तो वो हमने अभी तक देखा है। ठीक है, और इस साइड हम देखने वाले हैं कि ह्रासमान के लिए जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसके लिए कैसे कंडीशन बनती है। तो ये जो आपका ग्राफ है ये किसके लिए था, ये आपका वर्तमान के लिए यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए था, जिसकी कंडीशन कैसी थी कि हमारे पास आ रहा था कि x1 है वो लेस देन है x2, यानी ये जो x की वैल्यू है वो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है, x वाली जो लाइन है उस पर वैल्यू बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमने ये वैल्यू जो हमारे पास
पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसमें हमने x के स्थान पर पुट की तो हमारे पास आया एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू, यानी इस फंक्शन में भी वो वैल्यू हमने पुट की तो वो y के अंतर्गत यानी जो y वाली ये जो लाइन है वो उनको बढ़ाती हुई शो कर रही है। अब देखिए मैंने आपको एक बात बोली है कि यहाँ पर फंक्शन बढ़ रहा है, अब हमें ये तो नहीं कहा ना कि वो बढ़ रहा है या आगे जाकर वो घटेगा कहीं पर या फिर वो न घटेगा न बढ़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताए हैं दो कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, यानी एक तो वर्तमान होता है इस कंडीशन के अंदर, एक तो आपके पास वर्तमान फलन आता है और एक आता है निरंतर वर्तमान। क्या आता है? निरंतर वर्तमान। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है वो हमें जानना है, डिफरेंस क्या है वो हमें जानना है। तो वर्तमान फलन है तो देखो इसको समझना जरा, ग्राफ से आप अपने आप कॉन्सेप्ट बना लो कि वर्तमान के लिए भाई कंडीशन तो ये होने वाली है कि x1 लेस देन x2 है, वैल्यू तो ये आएगी। अब फंक्शन पर डिपेंड करता है कि वो वर्तमान है या निरंतर वर्तमान है। तो देखो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है कि इसके अंतर्गत जो वैल्यू आ रही है वो बढ़ेगी जरूर क्योंकि तभी वो वर्तमान होगा, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया कि एफ एक्स वन लेस देन एंड इक्वल एफ एक्स टू। जरा ध्यान देना इस इक्वल वाले साइन पर मैंने जो लगाया है इसका मीन्स क्या है, यानी आपके पास ये फंक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पर जाकर ये कुछ इस प्रकार से शो हो गया, यानी ये न बढ़ रहा है न घट रहा है, न तो ये बढ़ रहा है और न घट रहा है, एक स्ट्रेट लाइन से ये चल रहा है, यानी इक्वल वाला ये साइन है ये शो कर रहा है कि क्या पता वो आगे चलकर या जो फंक्शन है वो बीच में से कुछ इस प्रकार से हो जाए कि पहले तो बढ़ रहा है लगातार, फिर क्या हो गया न बढ़ रहा है न घट रहा है, फिर वापस बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये शो करता है वर्तमान को, यानी इसमें इक्वल वाला है वो ये शो कर रहा है, यानी जिसमें x1 और x2 की वैल्यू क्या चल रही है इक्वल, मतलब न बढ़ रही है न घट रही है। तो ये इक्वल वाली यानी फंक्शन की वैल्यू हुई, x वाली वैल्यू है वो तो हमेशा बढ़ती रहेंगी भाई। आपके पास यहाँ से आपने x से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ पर x की वैल्यू तो हमेशा क्या हो रही है बढ़ रही है, बट y की वैल्यू है वो यहाँ पर 2 है तो 2 ही चल रही है, ऊपर नहीं जा रही और न नीचे आ रही, यानी न वो बढ़ रही है न घट रही है। तो y की वैल्यू नहीं घट रही है, y की वैल्यू न घट रही है न बढ़ रही है, वो कांस्टेंट चल रही है, मतलब y इज इक्वल टू हमारा फंक्शन एफ एक्स है। तो ये कंडीशन क्या है इक्वल वाली सेटिस्फाई होगी, ये समझ में आया। अब जो इक्वल नहीं है मतलब वो लगातार बढ़ रहा है तो आपकी ये कंडीशन हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो ये आपके पास दो कंडीशन आ गई, ये था आपका वर्तमान के लिए। अभी सेम ऐसा हम देखने वाले हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, जो किस प्रकार से वही हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन आपके पास आएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ग्राफ सेम इस प्रकार से आएगा आपके पास। अब उसमें किस प्रकार से डाटा होंगे देखना जरा भाई। यहाँ पर वैल्यू तो आपको हमेशा क्या करनी होगी, x1 है वो x2 से क्या है छोटा, यानी इसको पर वैल्यू हमेशा आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इस बार डिक्रीजिंग है मतलब वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी घटती हुई नजर आएंगी, यहाँ बढ़ रही है और यहाँ घटती हुई नजर आएंगी। तो मैंने कुछ ग्राफ इस प्रकार से यहाँ बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, ये हमारे पास पॉइंट हो गया x1 और ये हमारे पास पॉइंट हो गया x2, और y पर कितना क्या बढ़ रहा है वो ये हो गया, y पर कितना क्या बढ़ रहा है वो ये हो गया। तो x1 के लिए यहाँ पर हो रहा आपके पास f x1, जब आपने x1 यहाँ रखा तो ऊपर f x1 आया क्योंकि ये x1 के लिए है, और x2 के लिए यहाँ y पर कितना है f x2 ये है। तो देखिए यहाँ पर तो जो x1 से x2 जा रहा है ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव यानी बढ़ रहा है। यहाँ पर f x1 से f x2 पे जा रहा है तो ये भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखो यहाँ पर ये जा रहा है तो ये बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव हो रहा है, बट यहाँ पर देखो ये x1 ऊपर है x2 नीचे है, यानी ये नीचे की ओर आ रहा है मतलब घट रहा है।
तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें दर्शा रहा है वो कैसे दर्शा रहा है कि f(x1) है वो ग्रेटर देन है f(x2) से। बिल्कुल राइट। देखो यहाँ पर f(x1) की वैल्यू ज्यादा है, किससे है, f(x2) से वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि ये ऊपर आ रही है नीचे है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये कंडीशन आपकी ह्रासमान जो आपका फंक्शन होता है उसके लिए। अब सेम वर्तमान के अंतर्गत होता है, वैसे इसके अंदर होते हैं दो तरह के, वही कि एक फंक्शन आपके ह्रासमान है तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, और एक आपके पास निरंतर ह्रासमान आ गया, क्या आ गया, निरंतर ह्रासमान आ गया, सेम वही कंडीशन होगी। मतलब हमें क्या पता होगा कि वो आगे कहीं पर कांस्टेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ इस प्रकार से था, क्या पता वो बीच में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, न बढ़ा न घटा, और फिर घटने लगा, यानी यहाँ से घट रहा है और यहाँ से भी घट रहा है लेकिन बीच में कांस्टेंट हो गया, तो हमें क्या पता चलेगा, तो f(x1) ग्रेटर देन एंड इक्वल वाली वैल्यू ह्रासमान में आएंगी, बट निरंतर ह्रासमान यानी वो लगातार बढ़ रहा है, तो f(x1) बराबर का चिन्ह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपकी कंडीशन है ह्रासमान डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अब क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास कंडीशन आती है अलग से, एक थ्योरम के माध्यम से इसे समझाया जाता है। अब ये तो था आपको समझने के लिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या, वर्तमान फंक्शन कौन सा होता है नॉर्मली। अब हमें जो फंक्शन है उनको, हमें कोई भी फंक्शन आपके पास आ रहा है उनको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आपको पूछ रहा है वो प्रूफ करने को, या किस कहाँ पर वो डिक्रीज हो रहा है कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, या मतलब कांस्टेंट है वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास अलग से कॉन्सेप्ट आने वाला है। यदि ये इतना समझ में आया है तो ही वो आगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन हो वर्तमान और ह्रासमान कब होता है, उसके लिए अभी तक हमने जो देखा है वो आपको यदि क्लियर है तो अभी आगे जो कॉन्सेप्ट आने वाला है जिससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो आपके समझ में आएगा। तो हमने अभी अभी देखा है कि जो आपके पास वर्तमान फंक्शन होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव होकर आ रही है, मतलब वो बढ़ता हुआ शो कर रहा है, बढ़ता यानी बढ़ रहा है वैल्यू, हमेशा वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जो ह्रासमान हमने देखा है उसके अंतर्गत हमारे पास कैसा है कि उसके अंतर्गत वैल्यू हमेशा नेगेटिव बोले तो वो घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है कि भाई वैल्यू न घट रही है न बढ़ रही है, तो ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट है, मतलब अचर फलन है, तो उसके लिए वैल्यू न तो पॉजिटिव होती है न नेगेटिव होती है, मतलब वहां पर वैल्यू जीरो होती है, न घटती है और न बढ़ती है। तो वो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब हम जो कॉन्सेप्ट पर जाने वाले हैं वो किस प्रकार से कॉन्सेप्ट है हमारा वो देखना वर्तमान के लिए। तो यहाँ पर यदि आपके पास कोई भी फंक्शन आ रहा है, हमारे पास कोई भी फंक्शन f(x) आ रहा है, तो वो कब वर्तमान और ह्रासमान होता है, उसके लिए कंडीशन है कि कोई फंक्शन f(x) यदि वो कोई फंक्शन f(x), अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं क्योंकि फिर आगे आपके पास कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ के जरिए इनको एक्सप्लेन किया कि कोई वैल्यू आपके पास बढ़ रही है, हमने लिखा कि भाई वो डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव और इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज के लिए देखा कि वर्तमान क्या हो रहा है, वहां पर आपके पास वैल्यू y की भी बढ़कर आ रही है, x की तो हमेशा बढ़ने वाली है, लेकिन ह्रासमान के लिए वैल्यू क्या हो रही है, घट के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन पता थोड़ी है, जो आपके पास फंक्शन आ रहा है उसका वक्र बनेगा वो पता थोड़ी है कि लगातार ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है, या फिर कहीं पर कांस्टेंट हो गया, तो उसके लिए कंडीशन भी तो अलग अलग बनेगी ना। तो कंडीशन अलग अलग बनेगी तो उसके लिए कि हमें वो क्या पूछेगा, एक इंटरवल देगा, क्या देगा, एक इंटरवल देगा कि आप बताओ कि इस इंटरवल के अंतर्गत, इस इंटरवल के अंतर्गत ये फंक्शन वर्तमान है या ह्रासमान है, ये हमें बताना होगा। तो वो हमें क्या करेगा, फिक्स एक इंटरवल देगा। और मैंने आपको इंटरवल बताया कि दो तरह से डिफाइन किए जाते हैं, एक तो होता है क्लोज जिसे आप संवृत अंतराल बोलते हो, और एक होता है
विवर्त अंतराल, जिसे आप क्या बोलते हो, ओपन इंटरवल बोलते हो, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। इंटरवल को भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हो। तो कोई फलन f(x) है, वो क्या होता है, वर्तमान है, ह्रासमान है, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, तो उसकी जो कंडीशन होगी, कोई फलन f(x) वर्तमान है, ह्रासमान के लिए होने वाला है, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वो उस अंतराल में हमने माना कि a b इस ओपन क्लोज इंटरवल के अंतर्गत वो क्या होना चाहिए, फंक्शन क्लोज इंटरवल यानी ए बी में वो संतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। अब संतत क्या होता है वो हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से और फुल एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी कंडीशन है वो है कि क्लोज इंटरवल में, क्लोज यानी सॉरी यहाँ पर ओपन यानी विवर्त अंतराल में वो क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। पहले तो पहली बात तो ये है, क्या होना चाहिए, वो कोई फंक्शन f(x) इस क्लोज इंटरवल में यानी संवृत अंतराल में संतत और ab यानी ये आपका जो ओपन इंटरवल है विवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। यदि वो अवकलनीय है, ये चीज आपको सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी, यानी वो संतत है या अवकलनीय, ये आपने पहले कर लिया है, तो ये बस वो होना चाहिए चेक करें तो। बाकी ये आपको अवकलनीय और संतत सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा वो अभी आ रहा है। इसमें तो वो होना चाहिए, वो संतत और अवकलनीय होना चाहिए। अब जो आपके पास फंक्शन आ रहा है, आपको उसका पहले तो क्या करना है, अवकलन करना है। f(x) मतलब उस फंक्शन का आपको क्या करना है, अवकलन। डेस किसको शो कर रहा है, अवकलन को। यदि आपने उसका अवकलन कर दिया, आपने उसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, और अवकलन करने के बाद में जो अक्ष यानी यहाँ पर हमने अक्ष लिया है, y लिया है, जो भी कुछ भी वेरिएबल है, यानी जो अक्ष है वो क्या आ रहा है, जो आपका f(x) है वो पूरा क्या आ रहा है, 0 से बड़ा, यानी बोले तो क्या वैल्यू दे रहा है, वो धनात्मक वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव मान दे रहा है, धनात्मक मान दे रहा है। यानी f' जब आपके पास कोई भी फंक्शन आएगा, उसका आपने एक बार अवकलन किया और चेक किया कि वो 0 से बड़ा है, ठीक है, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो आप यहां बोलोगे कि वो फंक्शन यानी x बिलोंग a b यानी संवृत अंतराल के अंतर्गत वो क्या होगा, वर्तमान होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू फलन की कौन देता है, पॉजिटिव वैल्यू वर्तमान देता है। मैंने अभी अभी आपको कंडीशन बताई थी कि f(x)1 यहाँ पर ग्राफ के जरिए देख सकते हो कि पॉजिटिव किसके लिए आता है, बढ़ता हुआ कौन नजर आता है, वर्तमान, तो वहां पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। सेकंड कंडीशन पर चलें तो वो आती है ह्रासमान के लिए, यानी f(x) फलन का आपने एक बार अवकलन किया और वो आ गई नेगेटिव, यानी 0 से छोटी, यानी क्या बोलेंगे, नेगेटिव वैल्यू आ गई ऋणात्मक, तो वो फंक्शन x बिलोंग a b इस संवृत अंतराल के अंतर्गत वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ह्रासमान फलन होगा। ये दो कॉन्सेप्ट है। यदि आपके पास कैसी वैल्यू आ जाए, आपने उस फंक्शन का क्या किया, अवकलन किया एक बार, और वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ऐसे फंक्शन कौन से होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि 1 2 3 4 कोई भी नंबर आ रहा है, उसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो वो क्या आने वाला है, 0, तो वो आपके पास होता है जो अचर फलन। क्या होता है, अचर फलन। तो ये कंडीशन आपकी मेन जो आपको याद रखनी है कि f(x) ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी धनात्मक वैल्यू आ रही है, तो वो फंक्शन उस इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है कि वर्तमान है, और यहाँ पर आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या है, ह्रासमान है। तो आप क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि वर्तमान कब होगा और ह्रासमान कब होगा। बशर्ते आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक बार उस फंक्शन का अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन आपने अच्छे से सीखा होगा। अवकलन नहीं पढ़े हैं तो मैंने अवकलन आपको
पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, आप देख सकते हो वीडियो। अभी इसके ऊपर वर्तमान फंक्शन कैसे हम उसको प्रूफ करते हैं और ह्रासमान के लिए कैसे करते हैं, वो अभी हम एग्जाम्पल के जरिए देखने वाले हैं। तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। हमारे पास कोई भी फंक्शन आएगा, हमने मान लिया कि वो फंक्शन हमारे पास आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू कोई भी, आप यहाँ पर लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल या साइन कोस टेन के टर्म में कोई भी आपके पास फंक्शन आ रहा है। हमने माना कि हमारे पास आया आपके पास यहाँ पर 3x क्यूब, यहाँ आपके पास आ गया x क्यूब माइनस का आपके पास आ गया इधर 3x स्क्वायर और प्लस का आपके पास आ गया 3x। ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। तो आपको पहले उसके सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा भाई, आपको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक बार। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर x की पावर n से आसानी से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का ये 6x प्लस का 3 हो गया। अब आपको कंडीशन सेटिस्फाई करानी है कि ये फलन जो आपका आ रहा है वो वर्तमान है या ह्रासमान है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 3 देखो कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर x क्यूब माइनस का 2x प्लस का 1 बन गया। अब यहाँ पर आगे और कुछ सोल्व नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 3 और ये आपके पास एक होल स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, यानी ये आपके पास किसकी होल स्क्वायर बनेगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो x माइनस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का क्या था 2ab, तो 2x और ये 1 है तो 2x आ जाएगा। अब ये आपके पास लास्ट आ गया, यानी f डेश x आपके पास आ गया 3x माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि ये 0 से बड़ा है या छोटा है, तो कौन सी कंडीशन लग रही है वो आपको चेक करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है, इनटू में 3 है तो 3 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है, वो हमेशा ऐसा कैसा रहेगा। बट यहाँ पर चेंजमेंट किस में होने वाला है, x में। अब यदि आपने यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव रखी, पॉजिटिव रखी, कैसी भी रखो, लेकिन देखो ऊपर है होल स्क्वायर और जब घात है वो सम होती है, इवन होती है, सम होती है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। कैसी वैल्यू देती है, पॉजिटिव। तो इसके अंतर्गत यानी 3x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, वर्तमान फलन है। कैसा फलन है, वर्तमान फलन है। तो ये आपको बताना था कि ये जो आपका फंक्शन गिवन है ये वर्तमान है या ह्रासमान है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो वर्तमान और ह्रासमान के लिए। अब इसमें क्वेश्चन और टाइप के चलते हैं कि आपको वर्तमान और ह्रासमान दिया है कि ये वर्तमान है, तो इसमें आपको इंटरवल फाइंड करना होता है कि ये किस इंटरवल के अंदर क्या है, वर्तमान है या ह्रासमान है। तो वहां पर आपको ये जो पॉइंट निकालने होते हैं, यानी x की जो वैल्यू होती है वो निकालनी पड़ती है, जिसे क्रांतिक बिंदु बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। वो पॉइंट आपको निकालने होते हैं और फिर जो आपकी नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है, उस पर आप उसको नोट करते हो और चेक करते हो कि वो वर्तमान है या ह्रासमान है। वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो वर्तमान होगा, वरना क्या होगा, नेगेटिव आ रही तो ह्रासमान होगा। तो इस पर कैसे कैसे हम आसानी से क्वेश्चन देख सकते हैं वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं वर्तमान और ह्रासमान के लिए, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक इस वर्तमान और ह्रासमान का जो आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन है, इसका जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।